हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जिफी एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट ईयर सब इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा कंडक्ट किए गए थे उसकी आंसर कीज़ व्यापम की वेबसाइट पे भी हैं। फ्रेंड्स, मैं एक नई सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें एसआई एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसके आंसर की ज़रूर आपके पास है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है तो ये क्यों है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको यही बताने की मेरी कोशिश है, इसके एनालिसिस करने की मेरी कोशिश है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन थे उनके आंसर ये थे और ये क्यों थे। तो आज जो फर्स्ट वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ उसमें 10 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। हाँ, और एक चीज़, इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। हालांकि एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन थे जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चंस के बजाय मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन लिए हैं। उसमें मैंने जो पैसेज वाला पोर्शन है, कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज वाला पोर्शन है, उसको मैंने जो 5 क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं लिए हैं। मैंने पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन लिया है। पैसेज वाले पोर्शंस मैं आपको बाद में किसी वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एनालिसिस। पहला क्वेश्चन लेते हैं। द केक्स डैश रेडी soon, they have been in the oven for an hour। मतलब उन्होंने कहा कि केक जो है वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा क्योंकि लगभग 1 घंटे से वो ओवन में रखा हुआ है। अब इसका जो आंसर है, अब जब आप आंसर की देखेंगे तो आंसर आपको मिलेगा, इसमें आंसर आया मस्ट बी। अब आंसर मस्ट बी ही क्यों आया? कैन बी, मस्ट नॉट बी या नीड नॉट भी हो सकता था, पर मस्ट बी ही है और आंसर बिल्कुल सही भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि केक जो है वो जल्दी तैयार, रेडी सून, सून मतलब जल्दी तैयार हो जाएंगे। दे हैव बीन इन द ओवन फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे से तो वो ओवन में हैं ही, इसका मतलब वो तैयार हो ही जाएंगे। अच्छा, हम कैन क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कैन का मतलब होता है, हम मॉडल वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो कैन का जो प्रयोग होता है, कैन का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी चीज़ की एबिलिटी को दिखाएं। एबिलिटी, अब इसमें ओवन को एबिलिटी दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। ओवन तो काम ही यही करता है कि भाई केक बनना है, उसमें जल्दी से जल्दी वो उसके केक को तैयार करे। तो कैन की कोई आवश्यकता थी नहीं, उसमें एबिलिटी वाली बात नहीं थी। अच्छा, मस्ट नॉट भी नहीं आ सकता क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। और नीड नॉट क्यों? आवश्यकता वाली बात भी नहीं हो रही है। इसमें उसने कहा केक जल्दी तैयार हो जाएंगे क्योंकि लगभग 1 घंटे से वो ओवन में है, इसका मतलब वो तैयार हो ही जाएंगे, इसीलिए इसका आंसर मस्ट बी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है। चिल्ड्रन डैश लुक आफ्टर देयर पेरेंट इन द ओल्ड एज। जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स को, जो उनके फादर मदर हैं, उन्हें जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो उन्हें लुक आफ्टर करना चाहिए। एक ये फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। तो इसमें बच्चों के बारे में बात की है। अब जो बच्चे होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है इसका, जो अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपको मिलेगा ought to। ऑफ कोर्स आंसर ought to ही है। देखिए, इसमें ये कहा गया बच्चों को अपने फादर मदर की ओल्ड एज में केयर करनी चाहिए। अब बच्चे कर सकते हैं, ये तो पता नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट वाली बात आती है कि हमें करना चाहिए, ये हमारी नैतिकता की बात आती है कि हमें करना चाहिए, लेकिन कर सकते हैं, उन्हें करना ही चाहिए, ये हम किसी को बाध्य भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम इसमें नैतिकता की बात करें, मॉरलिटी की बात करें, मॉरल ड्यूटीज़ की बात करें, तो मॉरल ड्यूटी के हिसाब से हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था, वो था ought to। ought not to की ज़रूरत तो थी नहीं क्योंकि सेंटेंस में हम नेगेटिव यूज़ नहीं कर सकते। कैन और कुड का यूज़ हम ऑफ कोर्स सी बात है एबिलिटी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एबिलिटी नहीं, इस क्वेश्चन में मोरालिटी की बात है, इसलिए आंसर हो गया ought to। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी डैश लॉक्ड द गेट देन द डॉग वुडंट हैव गॉट आउट। अगर हम दरवाज़ा बंद कर देते, गेट लॉक कर देते, तो डॉग जो है वो बाहर नहीं जा पाता। अगर हम कर देते, अच्छा यहाँ देखिए कैन, वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है क्योंकि डॉग बाहर जा चुका है, इसका मतलब कैन हैव आ नहीं सकता। अच्छा, दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, ये भी वाली बात नहीं है। यहाँ भी नैतिकता, अगर हम दरवाज़ा बंद कर देते तो डॉग बाहर नहीं जाता। कुड नॉट, यहाँ डॉग के बाहर जाने या नहीं जाने की ये नहीं बताया जा रहा है कि सक्षम था या नहीं था,
डॉग बाहर नहीं जाता, हमें बंद कर देना चाहिए था। इस जगह पर हम ought to have का यूज करेंगे और have के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, यहाँ लॉग्ड भी लिखा हुआ है। इस हिसाब से आंसर कौन सा हुआ? थर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कॉल्ड ऑन का मतलब बुलाना। द वेल्दी कंट्रीज, सभी रिच कंट्रीज को उन्होंने बुलाया। कब बुलाया? फाइनेंशियल एड के लिए। फाइनेंशियल एड मतलब किसी भी प्रकार से पैसों की आर्थिक मदद के लिए, क्योंकि देश में उन्होंने कहा द प्रेसिडेंट कॉल्ड ऑन द वेल्दी कंट्रीज डैश फाइनेंशियल एड आफ्टर द फ्लड्स डिस्ट्रॉयड मच ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर, क्योंकि फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से देश का बहुत सारा एग्रीकल्चर जो है वो खराब हो गया, इसलिए प्रेसिडेंट ने बहुत सारे वेल्दी कंट्रीज को बुलाया। तो कॉल्ड ऑन द वेल्दी कंट्री फॉर, यहां पर आंसर आएगा फॉर क्यों? मदद के लिए। वेल्दी कंट्रीज फॉर मतलब मदद के लिए बुलाया। अगर हम बाय करते तो मदद के द्वारा होता, ऐड करते तो मदद पर होता, इन करते तो मदद के अंदर। अब ये मीनिंग कोई भी फिट नहीं हो रहे हैं। मदद के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज फॉर। इसी वजह से इसका आंसर ये फॉर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्राउड मतलब भीड़, बैग्ड यानी पीछे, डैश When the man pulled the knife मतलब जब एक व्यक्ति ने चाकू बाहर निकाल लिया तो भीड़ पीछे हट गई। यहां पर एक ऑप्शन आया बैग्ड अवे। इसका आंसर बैग्ड अवे ही है। अब बैग्ड अवे का मतलब होता है जब किसी खतरे को, डेंजर को आप देखते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। इस वजह से बैक टूवर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। बैक्ड विथ का भी ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकलता, और बैक्ड और फॉरवर्ड तो वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि बैक पीछे होता है, फॉरवर्ड आगे होता है, तो मीनिंग नहीं निकलता। इसलिए बैक्ड अवे का मतलब भी यही होता है। अगर हम यहाँ लिखें बैक्ड अवे, तो बैक्ड अवे का मतलब होता है खतरा या डेंजर देखकर पीछे हट जाना, इसीलिए इसका ये आंसर बैक्ड अवे हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। She backed out of the agreement dash the last minute मतलब बिल्कुल आखिरी मिनट में उसने उस एग्रीमेंट को के पीछे हट गई। मतलब वो एग्रीमेंट करना चाह रही होगी, उसका मन भी होगा, लेकिन आखिरी मिनट में उसने सोचा कि मुझे इस एग्रीमेंट को नहीं करना है। अब यहाँ पर आया शी बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट। अब आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी, हो सकता है इसका आंसर एट भी हो सकता है इसका आंसर इन भी हो। पर दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब लास्ट मिनट, लास्ट आवर, एट द लेटेस्ट ये वाले शब्द आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे एट द लास्ट मिनट यूज होना चाहिए, ना कि इन द लास्ट मिनट। इन द लास्ट मिनट क्योंकि आप मिनट के अंदर तो ट्रैवल कर नहीं रहे हैं, अल्टीमेटली आपको ये बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो शी बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट एट द लास्ट मिनट, इन द लास्ट मिनट का यूज नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? एट। He said dash me dash discuss the problem। वो मेरे पास, sat यानी बैठना, sit का सेकंड फॉर्म है, डैश डिस्कस द प्रॉब्लम मतलब वो प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए मेरे बगल में या मेरे पास बैठा। अब पास और बगल में दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे लिखा है बिसाइड, जिसका मतलब होता है बगल में। यहाँ लिखा है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। अब ये बिसाइड्स का मीनिंग तो यहाँ पे हो भी नहीं सकता था। सैट विथ मी, हाँ विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ बैठ गया, ये एक मे बी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन बिहाइंड पीछे बैठा। अब आपको जब किसी से कोई बात डिस्कस करनी है तो आप पीछे क्यों बैठोगे? आप या तो उसके साथ बैठोगे या बगल में बैठोगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, लिखा हुआ है डिस्कस। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आंसर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस। अगर यहाँ डिस्कसिंग होता तो हम ज़रूर फॉर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है डिस्कस, और डिस्कस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जनरली टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया ही जाता है। और वो वैसे भी उसके साथ बैठा, तो उसने कहा ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में, ही सैट बिसाइड मी टू डिस्कस, वो मेरे बगल में प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बैठा। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो गया, ना कि थर्ड, क्योंकि यहाँ लिखा था फॉर और यहाँ लिखा हुआ था टू, इसी वजह से आंसर चेंज हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से सेंटेंस चेंज हुए थे और स्पॉटिंग एरर्स आ गई थी, फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेगमेंट हट गया था। अब यहाँ लिखा है अ आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप, और फोर्थ में लिखा है नो एरर। यहाँ एक कहावत है कि एक आइडल ब्रेन या खाली दिमाग शैतान का घर, एक कहावत है जो कही गई है, लेकिन आप देखें यहाँ लिखा है आइडल।
अब आइडल शब्द जो है वो उच्चारण के हिसाब से आप जानते हैं एक वर्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड वॉल वर्ड्स एंड कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स। तो कॉन्सोनेंट और वॉल के हिसाब से यहाँ पे वर्ड आया आइडल ब्रेन, आइडल ब्रेन। अब आइडल वर्ड जो है वो आई से शुरू हुआ है या आ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ए वर्ड का यूज नहीं होगा बल्कि एन शब्द का यूज होगा। एन आइडल ब्रेन मतलब एक खाली दिमाग, एन आइडल ब्रेन। यहाँ पे लिखा हुआ है आ जबकि होना चाहिए था एन, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया और यहाँ पर एरर थी। अगर यहाँ एन होता तो आंसर सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक स्पॉटिंग एरर था। नाइल, नाइल जो है वो नील नदी के लिए यूज किया गया है। नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, मतलब नील नदी जो है वो दुनिया की किसी भी नदी से बड़ी है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है नाइल, नाइल एक रिवर का नाम है। और अगर आप आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल्स के चैप्टर के बारे में, उसके रूल्स के बारे में थोड़ा समझते हैं तो आप जानते हैं कि रिवर्स के नाम के पहले, जब भी रिवर्स आएगा रिवर्स के नाम के पहले हमेशा हम दा का यूज़ करते हैं। और नाइल एक नदी का नाम है, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए द नाइल इज़ लॉन्गर देन, ना कि सिर्फ नाइल इज़ लॉन्गर देन। अगर यहाँ दा लिखा होता तो ये सेंटेंस सही होता और नो एरर होती, पर इसमें दा नहीं था इसलिए एरर फर्स्ट पार्ट में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वंस अगेन स्पॉटिंग एरर था। ही ग्रेजुएटेड विद एन सेकेंड क्लास ऑनर डिग्री इन फिजिक्स। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ही ग्रेजुएटेड, उसने ग्रेजुएट किया विद एन सेकेंड क्लास ऑनर। वंस अगेन अब सेकेंड वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड का शब्द है, ना कि वॉवल साउंड का। चूंकि कॉन्सोनेंट है, वॉवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए सेकेंड वर्ड जब आएगा SECOND, सेकेंड वर्ड के पहले आप ए शब्द का यूज करेंगे ना कि एन का। यहाँ पर अगर एन के प्लेस पर अ सेकेंड क्लास लिखा होता तो ये आंसर सही हो जाता, पर यहाँ एन था और इसी वजह से इस सेंटेंस में एरर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हैव देयर एवर बीन अ वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट? क्या कभी यूनाइटेड स्टेट्स में कोई युद्ध हुआ है? अ वॉर यानी एक युद्ध, और इसकी जो वर्ब लिखी है वो लिखी है हैव। हैव का जो वर्ड है हेल्पिंग वर्ब है, जो प्लूरल वर्ड है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और वॉर एक सिंगुलर वर्ड है यहाँ पे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब की मिसमैनेजमेंट है या सब्जेक्ट वर्ब की एरर है ये। अगर ये सेंटेंस यहाँ पर हैव की जगह लिखा हैज़ देयर एवर बीन अ वॉर, क्या कभी कोई युद्ध हुआ है? युद्ध एक ही है, यहाँ पे सिंगुलर केस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या होगी? हैव के स्थान पे हैज़ होना चाहिए, हैज़ देयर। अगर यहाँ पे हैज़ होता तो ये सेंटेंस सही होता, पर ये हैव है, इसी वजह से सेंटेंस गलत हो गया। वॉर हैज़ ना कि वॉर हैव, कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा। Democratization have brought workers the right to strike and join a trade union, मतलब democratization की वजह से वर्कर्स जो हैं उनके पास ये अधिकार मिला है कि वर्कर्स चाहें तो स्ट्राइक कर सकते हैं और किसी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटाइजेशन का रूल है। लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन जो यहाँ पे वर्ड है ये एक सिंगुलर टर्म है, और सिंगुलर टर्म जब भी आती है तो वर्ब जो होती है, वर्ब हमेशा इसके साथ यहाँ पे सिंगुलर होगी, क्योंकि ये एक सिंगुलर टर्म है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यहाँ पे हैव लगा दिया, यहाँ ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। और आप जानते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का एक रूल है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। यहाँ सब्जेक्ट है सिंगुलर और यहाँ वर्ब है प्लूरल, इसी वजह से सेंटेंस गलत हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अनलेस मोहन टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर, जब तक कि मोहन अपने हेल्थ का प्रॉपर केयर या हेल्थ को ध्यान नहीं देगा वो अपनी हेल्थ को रिकवर नहीं कर पाएगा, या वो बीमार है वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है अनलेस, जब तक, यदि। यहाँ पर एक बात देखिए, एक वर्ड होता है अनटिल जो कि टाइम पे बेस्ड होता है, और यहाँ लिखा है अनलेस जो कि शर्त या कंडीशन पर बेस्ड होता है। अब यहाँ लिखा है अनलेस मतलब शर्त है, मोहन जब तक अपने हेल्थ की केयर नहीं करेगा वो ठीक भी नहीं हो पाएगा, और अनलेस यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और इस पूरे के पूरे वाक्य को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कोई एरर नहीं मिलेगी दोस्तों, इसी वजह से इसका आंसर नो एरर है।
द बर्ड वुड हैव डाइड इफ यू हैड कॉट इट। इट्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 4 लाइन लिखी हुई हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस पर बेस्ड है। कंडीशनल सेंटेंस, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें कंडीशनल सेंटेंस में एक क्लॉज, एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड अनरियल, एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अनरियल, और उसका रूल लिखा हुआ है। ये इफ से शुरू होते हैं जनरली। इफ यू हैड कॉट इट, अगर आपने उस वर्ड को पकड़ लिया होता, जनरली वो यहाँ से शुरू होता है। इफ यू हैड लगा होता है उसमें प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इसका फॉर्मूला या रूल मैं आपको लिख देता हूँ। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3, और दैट इज कॉल्ड अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा पूरा एज इट इज, ये पूरा के पूरे सेंटेंस इसी के बेस पे लिखे हैं। अगर आप यहां से सेंटेंस को तोड़ दें, इफ, तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट जो अदर पार्ट लिखा हुआ है, या इसको हम बेसिकली इसको बोलते हैं मेन क्लॉज, और इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं इफ क्लॉज, और इसको बोलते हैं मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज बाद में लिख दिया उन्होंने, और इफ क्लॉज को यहां बाद में लिखा है इस क्वेश्चन में, और जो सेकेंड क्लॉज है उसको पहले। अब यहां पर आप देखेंगे द बर्ड वुड हैव डाइड, मतलब ये वाला पार्ट यहां पर पहले लिख दिया गया है। द बर्ड वुड हैव डाइड, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, द बर्ड वुड हैव डाइड इफ यू हैड कॉट इट। और आई थिंक इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया हुआ है दोस्तों, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। माई पेरेंट्स एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। माई पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स विल कम टू पिक यू, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स और मेरे पेरेंट्स आएंगे आपको पिक करने के लिए, जैसे ही, एज सुन एज यू विल रीच मुंबई एयरपोर्ट, मतलब जैसे ही आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव आपको पिक करने के लिए आ जाएंगे। अब ये एक टेंस बेस एरर है। अब आप देखिए, बहुत सिंपल से मैं आपको टेक्निक से इस एरर को सॉल्व करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस में विल दिख रहा है, यहाँ पर भी एक सेंटेंस में विल दिख रहा है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, यदि दो सेंटेंस आपस में जुड़े हैं, जैसे एक ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है और ये सेंटेंस, और एक यहाँ पे आ गया एज सुन एज एक कंजंक्शन है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कंजंक्शंस से कोई भी सेंटेंस जुड़े होते हैं, दोनों ही सेंटेंस में एक जैसे वर्ड कभी नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 विल आ रहे हैं, हमेशा याद रखिए एक पूरे सेंटेंस में 2 बार विल का यूज नहीं होना चाहिए, और हमेशा उस विल को हटा दिया जाता है जो भी विल किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, और इसी वजह से हम इस विल को यहाँ से हटा देंगे। हमें सही करके लिखना पड़ेगा, माई पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स विल कम टू पिक यू एज सुन एज यू रीच, ना कि यू विल रीच, यू रीच मुंबई एयरपोर्ट, और इसी वजह से इस पार्ट में एरर थी। चलिए आगे देखते हैं। ये एक नरेशन बेस्ड सेंटेंस है। नेल्सन सेड, नरेशन के बारे में आप समझते होंगे, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टेड वर्ब होती है। रिपोर्टिंग हमेशा पास्ट टेंस होती है, तो रिपोर्टेड वर्ब में टेंस के परिवर्तन हो जाते हैं, प्लस नाउन प्रोनाउन के परिवर्तन होते हैं। अब ये क्वेश्चन है नेल्सन सेड, मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस पे था, बदलेगा। आई वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट। अब हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहले में लिखा है नेल्सन सेड दैट ही हैड बीन। अब ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का, और हम जानते हैं कि जब सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस का हो, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और यहाँ पे हैड बीन होना अनिवार्य था। अब इसके अलावा जो ऑप्शन है हम यहाँ देखते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, वॉज प्लेइंग, मतलब 3 ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों यहाँ पे गलत हो गए। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर या तो ये टेंस नहीं बदल पा रहा है, ये दोनों प्रेजेंट में लिखा है जबकि रिपोर्टेड ऑलरेडी पास्ट में है, और यहाँ पे रिपोर्टेड प्रेजेंट में है, जो कि नरेशन के नियम से बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है। और इसमें तो उन्होंने टेंस को परिवर्तित ही नहीं किया, जबकि यहाँ सेड था, रिपोर्टिंग पास्ट में था, तो टेंस का परिवर्तन होना अनिवार्य था। यहाँ हैड बीन लिखा हुआ है जो कि वॉज कंटिन्यूअस, जब भी रिपोर्टेड पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो ये बदलकर पास्ट परफेक्ट में होता है, और इसी वजह से सेंटेंस सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, वंस अगेन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, डिड यू नॉट लाइक माई स्टोरी यस्टरडे, क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई जो कल मैंने आपको बताई थी। अब आप यहाँ देखिए रिपोर्टेड वर्ब डिड से शुरू हुआ है, प्लस ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी अपने रूल हैं और ये डिड से शुरू होने के भी अपने रूल हैं। अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, आस्क्ड हिज, यहाँ भी आस्क लिखा है, पूछा है, यहाँ भी आस्क लिखा है, यहाँ भी आस्क लिखा है, मतलब चारों यहाँ तक तो सही बराबर चल रहे हैं चारों सेंटेंस। स्टूडेंट सभी में लिखे हुए हैं। अच्छा, ये इंटरोगेटिव है इसलिए सेंटेंस इफ से शुरू होना चाहिए था, इसलिए सब में इफ आया। अच्छा, यहाँ तक ये पूरे सेंटेंस सही है। इफ, दे, ये भी सब सही लिखे हुए हैं। यहाँ देखते हैं डिड नॉट, हैड नॉट और हैव नॉट। दोस्तों यहीं से सेंटेंस चेंज हो रहा है। अब हमको ये पता है कि रिपोर्टेड वर्ब सिंपल पास्ट है तो बदलने पर पास्ट परफेक्ट होगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखें, इस ऑप्शन को देखें, ये बदला ही नहीं। पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, ये भी पास्ट सिंपल है, लेकिन ये बदल गया पास्ट परफेक्ट में और इसी वजह से आंसर सही हो गया दोस्तों। थर्ड आंसर इसलिए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीटर सेड एलास, एलास एक दुख का इंटरजेक्शन पार्ट है जिसमें हम दुख दिखाते हैं। आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच, उसको दुख हुआ कि उसने अपने भाई की घड़ी तोड़ दी। अब हम ये जानते हैं कि एलास लिखा हुआ मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ एक्सक्लेम्ड है, यहाँ भी एक्सक्लेम्ड है, यहाँ भी एक्सक्लेम्ड है, यहाँ भी एक्सक्लेम्ड है और दुख दिखा रहा है एलास से, इसका मतलब सॉरोफुली, ये चारों सेंटेंस में बराबर लिखा है। प्लस रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को जोड़ने के लिए दैट की आवश्यकता होती है तो दैट सभी सेंटेंस में लिखा है। लेकिन आप देखें यहाँ लिखा है सेंटेंस कौन से टेंस पे, प्रेजेंट परफेक्ट, और हम ये जानते हैं यदि रिपोर्टेड प्रेजेंट परफेक्ट पर हो तो रिपोर्टेड वर्ब जब इनडायरेक्ट में बदलती है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ देखिए दैट ही हैज़, आई हैव है और यहाँ लिखा है ही हैज़ जो कि टेंस नहीं बदला, यहाँ भी टेंस नहीं बदला, यहाँ पर टेंस बदलता है ही हैड और यहाँ भी लिखता है ही हैड। अब इसके बाद हैड के बाद लिखा हुआ है ब्रोकन, यहाँ हैड के बाद लिखा है ब्रोक, ब्रोक है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रोकन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पे। इसी वजह से दोस्तों ये आंसर थर्ड सही हो गया और जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे बेस्ड क्वेश्चन आया। आर स्टोरीज रिटन बाय यू, क्या ये कहानियां आपके द्वारा लिखी गई हैं? हम जानते हैं कि क्वेश्चन इंटरोगेटिव है और यदि किसी सेंटेंस को हम इज एम आर से बनाते हैं, इज एम आर से बनाते हैं तो इसको बदल कर हम डू या डज में ही ले सकते हैं, इसके अलावा हम किसी चीज़ में नहीं ले सकते। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन डिड पे आ गया, गलत है। हैव पे आ गया, गलत है। आर का आर से बदलता ही नहीं है फॉर्मेट, केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जो डू या डज से शुरू हुआ है, इसी वजह से। और ये देखिए ऑब्जेक्ट वैसे भी यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, डू यू राइट स्टोरीज। हम इसमें टेंस का बदलाव तो करते नहीं है क्योंकि वॉइस का सेंटेंस है। और डू, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इज एम आर यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत हो तो वो डू डज या डू डज से शुरू हो तो इज एम आर, इसमें बदलते हैं, इसीलिए ये आंसर सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कप ऑफ कॉफी वॉज ब्रॉट टू मी बाय हर, मतलब उसके द्वारा मेरे लिए एक कप ऑफ कॉफी या कॉफी का एक कप लाया गया। ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल का जो कि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है और इस सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। अब यहां लिखा है इज ब्रिंगिंग, जब पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो सिंपल पास्ट में ही रहना चाहिए, कंटिन्यूअस की जरूरत नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। ये प्रेजेंट में आ गया ब्रिंग्स लिखकर, ये सेंटेंस भी गलत हो गया। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है और ये कंटिन्यूअस में है, तो कंटिन्यूअस की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पास्ट में ही सेंटेंस होना चाहिए था। और ऑप्शन हमारे पास एक ही है, शी बॉट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, उसने मेरे लिए कप ऑफ कॉफ़ी लेकर आई। चलिए, इसलिए आंसर थर्ड भी है। विच इज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस? वंस अगेन इसमें एक एक्टिव वॉइस ढूंढना है। ग्रामर इज टॉट टू अस बाय द टीचर, मतलब टीचर के द्वारा हमें ग्रामर पढ़ाई गई। अब इस सेंटेंस में इज टॉट आया है, मतलब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है, हमें इसको सिंपल प्रेजेंट पे ही लाना पड़ेगा। यहाँ लिखा है इज टीचिंग, सेकंड ऑप्शन
जो कि गलत है। हैज़ टॉट ये परफेक्ट टेंस है जो कि गलत है। टीचर टॉट ये कि सिंपल पास्ट है इसलिए गलत है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट पे ही बनेगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस था। आंसर यही होगा, द टीचर टीचेस अस ग्रामर। वी हैव बीन हैविंग डैश प्रॉब्लम विद द न्यू कंप्यूटर। उसने बताया कि हमें इस नए कंप्यूटर से कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उस नए कंप्यूटर को उसने खरीदा है तो कुछ प्रॉब्लम है, उसमें है प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम्स होती हैं, अब आप देखिए ऑप्शन में लिखा है अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल और फ्यू। दोस्तों आप ये जानते हैं लिटिल शब्द का यूज़ हम अनकाउंटेबल शब्दों के साथ करते हैं, जबकि फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल शब्दों के साथ। और यहाँ उसने बताया कि उसे जब से कंप्यूटर खरीदा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसने बताया नहीं यहाँ पर, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम बता पाएंगे कि रीस्टार्ट करने की प्रॉब्लम आ रही है या हैंग हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स को वो 1 बाय 1 करके बता देगा उसको अगर सुधरवाना है। तो इसका मतलब इन प्रॉब्लम्स को हम गिन सकते हैं और इसी वजह से इसका आंसर आ फ्यू होगा, ना कि लिटिल या आ लिटिल या द लिटिल। इसका आंसर होगा आ फ्यू। एक तो फ्यू के साथ हमेशा वर्ब जो नाउन होती है वो हमेशा प्लूरल होनी चाहिए, यहाँ पे वो भी हमें मिल रहा है, इसका मतलब सेंटेंस सही है। अगर लिटिल होता तो यहाँ प्रॉब्लम अनकाउंटेबल टर्म में होनी चाहिए थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुड यू प्लीज पोर डैश मिल्क। यहाँ देखिए मिल्क मतलब अनकाउंटेबल नाउन, और ऑप्शन में लिखें फ्यू, आ फ्यू, लिटिल और आ लिटिल। इसका मतलब फ्यू और आ फ्यू दोनों सेंटेंस सही, वर्ड सही नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर फ्यू का यूज़ किया जा रहा है जबकि यहाँ पर जो नाउन आ रही है वो अनकाउंटेबल है। अब लिटिल, आ लिटिल, अब ऑप्शन आपके सामने हो सकता है आप लिटिल लगा दो, हो सकता है आप आ लिटिल लगाओ, पर ये आपको सोचना है लिटिल होगा या आ लिटिल होगा। क्यों ऐसा? कुड यू प्लीज पोर डैश मिल्क, मतलब आपने कहा कि क्या आप मेरे कप में थोड़ा दूध डाल देंगे। अब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए दूध तो आप बोलोगे भी क्यों, आपको कुछ तो चाहिए होगा, इसलिए आप उसमें क्या लगाओगे, आ लिटिल। और लिटिल का यूज़ हम नेगेटिव या नगण्य के लिए करते हैं और आ लिटिल का उसी चीज़ को हम पॉजिटिव बनाने के लिए करते हैं। अब आपको थोड़ा तो मिल्क चाहिए इसलिए आप बोलोगे आ लिटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डन डैश और नथिंग। अब देखिए और नथिंग ये एक नेगेटिव टर्म है, मतलब सरकार ने या तो कुछ भी नहीं किया या कुछ किया ही नहीं। किसके लिए? पुअरेस्ट पीपल के लिए, इस कंट्री में उनकी मदद करने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सेंटेंस में पूरा का पूरा मीनिंग नेगेटिव है। अब कुछ भी करना या नहीं करना, जो करने वाली चीज़ें वो दिखाई पड़ती हैं लेकिन हम उन्हें गिनते नहीं हैं, इसलिए हम उसमें फ्यू तो लगा नहीं सकते थे, केवल फ्यू, आ लिटिल, लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल ही लगना था। लेकिन उसने वैसे भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाया। द गवर्नमेंट हैज़ डन या तो बहुत कम किया है, बहुत कम, या किया ही नहीं है, ये वो कहना चाह रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा लिटिल। वी हैव डैश मनी सो वी कैन नॉट पे फॉर द फेयरवेल पार्टी। उसने कहा हमारे पास बहुत कम पैसा है इसलिए हम पार्टी में नहीं दे सकते, क्योंकि पैसा ही उसके पास कम है। कैन नॉट पे पहली बोल दिया, सेंटेंस नेगेटिव बना दिया। अब दोस्तों एक बात याद रखिए, यहाँ लिखा है मनी। मनी एक ऐसा टर्म है जो कि अनकाउंटेबल माना गया है, ना कि काउंटेबल। हाँ, यहाँ मनी के प्लेस पर अगर रुपीज़ लिखा होता, रुपीज़, तो ये काउंटेबल टर्म होती और यहाँ पर हम लगा सकते थे फिर रुपीज़ की वजह से फ्यू, लेकिन यहाँ लिखा है मनी, तो मनी की वजह से हम अनकाउंटेबल होने की वजह से यहाँ पर लिटिल शब्द का यूज़ करेंगे, ना कि फ्यू का या आ लिटिल का, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये तो गिनने वाले वर्ड्स पर आता है, इसलिए नहीं हो सकता। लिटिल मनी है इसलिए नहीं गिना जा सकता, इसलिए आंसर लिटिल है। चलिए दोस्तों, इस पूरे वीडियो को बनाने के बाद मैंने एक एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड की है कि किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो मैंने 25 क्वेश्चन डाले थे, जिसमें पैसेज क्वेश्चन, बस पैसेज मैंने हटा दिए हैं। आप देखेंगे आर्टिकल के 2 क्वेश्चन थे, सब्जेक्ट वर्ब के 3 क्वेश्चन थे, कंडीशनल सेंटेंस पे 1 क्वेश्चन था, टेंस पे 1 था, मॉडल्स पे 3 क्वेश्चन थे और प्रीपोजिशन के 4। इसका मतलब आप पूरे एनालिसिस को देखें, प्रीपोजिशन का जो वेटेज था वो 4 क्वेश्चन का था। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है एग्जाम के लिए, इसमें 3 क्वेश्चन आए, जबकि आर्टिकल्स के लिए 2 क्वेश्चन। इसका मतलब आपको जब आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि ज़्यादा क्वेश्चन किस सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं, हमें उनकी तैयारी भी ज़्यादा करनी चाहिए। प्रीपोजिशन आपके लिए इस क्लास में, इस वाले एग्ज़ाम के दिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर
रहा होगा, जिन भी स्टूडेंट्स की प्रीपोजिशन पे अच्छी कमांड होगी, आई होप उनके मार्क्स अच्छे आए होंगे। और प्लस आप मेरे वीडियोस भी देखते रहिए, मैं आपको नए एनालिसिस और पूरे सेगमेंट के हिसाब से बताता रहूँगा कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, क्या करना है उनमें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, आप इसे सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर भी इसमें वीडियो में मैंने प्रोवाइड किया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप इस यूट्यूब चैनल में मुझे रिव्यूज़ भेज सकते हैं, प्लस अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, मैं उन्हें भी सॉल्व करके आपको टाइमली प्रोवाइड कर दूंगा। आई थिंक आपको ये बात और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, थैंक यू। मैं नए वीडियोज़ के साथ वापस आपको एक मिलता हूँ। थैंक यू।